जी, किसी भी मुल्क में मुआशी तरक्की का दारोमदार वहाँ की पैदावार के साथ-साथ वहाँ के सियासी हालात और मजमूई सूरत-हाल पर जो है वो मुनहसर है। इसी तरह पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात जो है वो सियासी सूरत-हाल अगर कशीदा होती है तो उसके असरात जो है वो कौमी मईशत पर भी पड़ते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हुकूमत की जानिब से जो है मुआशी तरक्की के दावे किए जाते हैं और स्टॉक मार्केट भी अपनी तारीख़ी बुलंदियों पर होता है, लेकिन इसके बावजूद अवामी सतह पर हम ना कुछ तब्दीली देखते हैं, ना कुछ लोगों में बेहतरी देखते हैं, उसके असरात बिल्कुल मुरतब होते हुए हम नहीं देख पाते। इसकी क्या वजह है? आज इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है शेहरयार भट्ट। शेहरयार, ये बताएं कि तरक्की के दावे और कौमी मईशत तरक्की कर रही है और स्टॉक मार्केट आसमान की बुलंदियों पर है, लेकिन लोगों में हम कुछ बेहतरी नहीं देखते हैं, तो इसकी क्या वजह है? देखें, ये एक सवाल काफ़ी कॉमन है। अक्सर पूछा जाता है कि स्टॉक मार्केट तो इतने बड़े ही अपना रिकॉर्ड बना लिया, 1,91,000 तक का हाइप कर लिया। आम इंसान की ज़िंदगी में या आम आवाम की ज़िंदगी में पाकिस्तान में क्या तब्दीली आई, वो तो उसी तरह ज़िंदगी गुजारे। हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स होता है वो बायोमीटर होता है किसी भी इकॉनमी का, एक इशारिया होता है दूसरे इशारियों में से। अगर ये बढ़ रहा होता है तो यूजली जो कंपनी लिस्टेड हैं जो स्टॉक मार्केट में इस वक्त पाकिस्तान में बेपनाह कंपनियां, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस वक्त अराउंड 580 प्लस कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं यहाँ पे। उन कंपनीज के अंदर अगर प्रॉफिट हो रहा होता है तो फिर स्टॉक मार्केट का इंडेक्स भी बढ़ रहा होता है, और हमने देखा कि इसकी वैल्यूएशन भी अगर नीचे आती है तो फिर एक अट्रैक्टिव प्राइस बनते हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो बेहतरी का आगाज़ हुआ वो हमने देखा था जब हम पीडीएम की गवर्नमेंट के बाद हम आईएमएफ के प्रोग्राम में गए, और उसके बाद से हमने देखा कि रिकवरीज आना शुरू हुई, डिफॉल्ट के खतरात मंडला रहे थे, उसका खात्मा हुआ तो मार्केट ने दोबारा से रिकवरी शो की। जहाँ इंडेक्स 40,000 था वो बढ़ के 1,91,000 तक भी आते हुए हमने इस साल के आगाज़ पे इसको देखा। दूसरी तरफ ये है कि जो आम आवाम की बात है तो जब जो मार्केट बढ़ेगी, रेवेन्यू कलेक्शन गवर्नमेंट की बढ़ेगी, और वो रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ने के बाद वो जो पैसा है वो आवाम कौमी खजाने में आता है और आवाम के ऊपर खर्च हो सकता है। दूसरी तरफ कंपनीज के भी प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं, जो उनकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो नए इन्वेस्टर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। काफ़ी अरसे से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अगर आप देखेंगे इस पूरे खित्ते में सबसे कम इन्वेस्टर थे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। आज से अगर 2 साल पहले तक भी जाए तो 2.5 लाख का नंबर था जो टोटल हमारे यूएन थे। अब बहुत तेज़ी से नंबर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि तकरीबन हर माह तकरीबन 12,000 से 13,000 नए इन्वेस्टर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, और ये नंबर 3 लाख से ज़ायद हो चुका है। जो जो आम इन्वेस्टर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हिस्सा लेंगे, नए लोग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आएंगे तो देखेंगे जो स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव का फ़ायदा जो है वो आम सार्फिन तक भी पहुँचेगा। अच्छा, पहले हम देखते थे कि लोग बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट करते थे या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते थे, उसके बाद स्टॉक मार्केट की तरफ लोग आ गए। लेकिन जो आम ब्रोकर है, जो सार्फिन है, उसकी वो बिल्कुल आज की तारीख में हम देखते हैं वो एक मायूसी का शिकार है, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, हम ये देखें कि कंट्री के हालात हमने काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल देखे हैं सिंस लास्ट 4 ईयर्स। आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन में बहुत इजाफा हुआ है, ख़ासतौर पे एनर्जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं जिसके बायस सनतें बंद भी हो रही हैं पाकिस्तान में। विजिबल नहीं रहा अब यहाँ पे बिज़नेस करना पाकिस्तान में, ख़ासतौर पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस हैं, और टैक्सेशन 55% के करीब इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स आयद कर दिया गया। सैलरी क्लास का एक अलग मसला है, सैलरी क्लास भी जो है वो टैक्स नेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और सबसे ज़्यादा बोझ आपको बताते चलें कि 260 अरब से ज़ायद के टैक्सेस जो है वो सिर्फ सैलरी क्लास ने दिए, जबकि ताजिर बरादरी ने सिर्फ 60 अरब के लगभग टैक्स अदा किए हैं। तो सर्विसेज सेक्टर ही पे ही ज़्यादा बोझ इस मुल्क के अंदर डाला हुआ है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो हम देखते हैं हमारी जो जीडीपी का है उसका 91% हम कंजम्पशन बेस कंट्री है, कंज्यूम कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट रेशियो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम है। इससे पहले यूजली लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते थे वो गोल्ड के अंदर कर रहे होते थे, या फिर डॉलराइजेशन कंट्री में होती है। डॉलराइजेशन का खात्मा हो, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ कंट्री के लिए। आपने देखा जब तक गवर्नमेंट ने अफगान पाकिस्तान बॉर्डर ब्लॉक करने के बाद जो हमारी स्मगलिंग हो रही थी उस पर कट डाउन किया है, और डॉलराइजेशन का जो खात्मा किया है उसके बाद से पाकिस्तानी रुपया एक तरफ मुस्तहकम है, 280 के पास आपको नज़र आता है। दूसरी तरफ गोल्ड बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, और फिजिकली इसको रोकना अब इतना वाइबल नहीं रहा, सिक्योरिटी रिस्क भी होते हैं। तो अब लोग जो हैं वो डिजिटल साइट के ऊपर आ रहे हैं, और हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में यही वजह है कि हर माह 13,000 से ज़ायद नए इन्वेस्टर्स है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का रुख कर रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान से आप देखते हैं कि नए इन्वेस्टर आ रहे हैं। लिक्विड इन्वेस्टमेंट होती है, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट जब आपको विड्रॉल करनी होती है तो विद इन 2 डेज़ आपकी अमाउंट भी आपको मिल जाती है। बायर शेयर हर वक्त अवेलेबल होते हैं, और मार्केट की परफॉर्मेंस ही बहुत शानदार रही है। पिछले साल हमने देखा 54%, उससे पहले 84% मार्केट ने रिटर्न दिया था। तो स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहे हैं। इससे साथ साथ फिक्स इनकम के भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर पीएमईएक्स का एक नया एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज़ में, ऑयल में, और इसके साथ कुछ करेंसीज के अंदर आप जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो सरमाएकारों में अवेयरनेस की ज़रूरत है इस वक्त।
लोगों के पास काफ़ी पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं, अवेयरनेस आ रही है लोगों में, लेकिन चूँकि हम देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा मार्केटिंग नहीं हो पाती, लोगों को सही एवेन्यू नहीं मिलते, इसकी वजह से वो स्कैम का शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान में जो गैर कानूनी एप्लीकेशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। आप देखें क्रिप्टो के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं लोग और काफ़ी स्कैम का शिकार हो रहे हैं। तो मेरी उन सबसे यही रिक्वेस्ट होगी कि वो एक रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म का रुख इख्तियार करें, चाहे PMX हो, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो, AMCs हो, आप इनमें अच्छा शेर, आपने गोल्ड की बात की। पहले जैसे लोग गोल्ड या प्रॉपर्टी की तरफ आते थे, लेकिन उसके बाद रुझान लोगों का डेवलप हुआ, वो चांदी की तरफ आ गए। लेकिन वहाँ पर भी लोग बिल्कुल अब मायूस दिखाई दे रहे हैं कि अचानक से जो है वो कीमतें बहुत गिर गई हैं, लॉस हुआ है लोगों को। तो अब क्या आप मशवरा देना चाहेंगे कि अब इन्वेस्टमेंट के लिए इस वक्त बेहतरीन सेक्टर लोगों के लिए क्या होगा? देखिए डिफरेंट होता है एक इन्वेस्टमेंट में और एक सट्टेबाजी के अंदर। ठीक है, हमने पिछले दिनों देखा गोल्ड प्राइसेस और बॉर्डरिंग्स की डिमांड्स भी आती हैं कि हमने देखा फिजिकली गोल्ड, चाइना ने अपने रिजर्व बढ़ाए, इंडिया ने अपने रिजर्व बढ़ाए, हम डेनमार्क अपने रिजर्व बढ़ाने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। और जब भी दुनिया में कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि कमोडिटी का रुख इख्तियार किया जाता है, कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाते हैं और स्टॉक मार्केट नीचे आते हैं। यही कुछ हमने गोल्ड के साथ देखा है पिछले कुछ अरसे से हो रहा है। दूसरी तरफ जहाँ तक सिल्वर की बात है, सिल्वर में हमने देखा बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हुई है, लोगों ने एक दूसरे के कहने के ऊपर बहुत ज़्यादा परचेजिंग कर ली, जिसका उनका नुकसान हुआ। हमेशा से आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, PMX हो या फिर कोई फिजिकल गोल्ड हो, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ी सी रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ टेक्निकल देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी कहने के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस कल्चर से अब हमें बाहर आना होगा ताकि हम हैवी लॉसेस से निकल सकें। बिल्कुल, हम मुख्तलिफ औकात में देखते हैं कि 5 से 10 साल के बाद एक नया ट्रेंड सामने आता है कि लोग प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, हाउसिंग सोसाइटियाँ लॉन्च होती है, लोग उसी की तरफ इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर चंद साल के बाद दिवालिया फिर होता है, फिर उसके बाद लोग कहीं और चले जाते हैं। तो मुस्तकिल इसका क्या हल होगा, क्या सोल्यूशन है, या फिर जो आपके पास रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं वो किस तरह लोगों में शऊर बेदार कर सकते हैं कि लोगों को असल जायज़ तरीके से कहाँ पर और किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? देखिए अनफॉर्चुनेट है क्योंकि हम लोग वी आर लिविंग इन अ पाकिस्तान, कंट्री लाइक पाकिस्तान, जिसमें आपने देखा कि बहुत ज़्यादा गैर मुस्तकम सूरत हाल है, काफ़ी वॉलेटाइल सिचुएशन होती है, कोई गवर्नमेंट चलती है या नहीं चलती है। एक गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपने अगर मंसूबे बनाती है तो दूसरी गवर्नमेंट आके उसको रोक देती है, तो कौमें आगे बढ़ती हैं मुस्तकिल मजाजी से। अगर आपको जो है पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। जब तक आप लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं लेकर आएंगे, उस वक्त ना तो आप आपकी इंडस्ट्री चल सकेगी, ना आपकी एनर्जी पॉलिसी इस वक्त कंट्री के अंदर, ना एनर्जी पॉलिसी नज़र आ रही है, ना कोई आपकी हम देख रहे हैं रिफाइनरीज के हवाले से कोई पॉलिसी पेंडिंग है, वो भी नहीं आ रही है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट को काम करने की जब हम ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे, फ्यूचर के ऊपर देखेंगे, तो फिर ही हम आगे बढ़ सकेंगे और लोगों को इस हवाले से कुछ रिलीफ मिल सकेगा। अदरवाइज़ जिस तरह से दुनिया चेंज हो रही है, आप देखें AI का दौर आ गया है और बहुत तेज़ी से रेवोल्यूशन आ रहे हैं। अगर हमने इन पॉलिसीज़ नहीं बनाई और अपनी आदत चेंज नहीं की, तो आप देखेंगे हम दुनिया में पाकिस्तान काफ़ी पीछे रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेरिया अरबट कि हमें मुस्तकिल बुनियादों पर हुकूमत को चाहिए कि मुस्तकिल पॉलिसियाँ बनाएं और लोगों को जो है वो राग़िब करें कि किस तरीके से किस सेक्टर में ज़्यादा लीगल तरीके से सरमायाकारी की जा सकती है। बाज़ औक़ात हम मसनूई बहरान देखते हैं या बाज़ औक़ात कहा जाता है कि मसनूई तरीके से किसी सेक्टर को बिल्कुल ऊपर उठाया जा रहा है और बाज़ औक़ात पे उसको गिराया जाता है, फिर बड़ी तादाद में लोग, लाखों लोग इससे शदीद मुतासिर होते हैं। तो इस तरह की एक अनारकी की सूरत हाल पैदा होती है। तो लिहाजा अवामी हल्कों को से ये गुजारिश भी है या उन्हें ये जो एक्सपर्ट है उन्हें ये मशवरा देते हैं कि सबसे पहले वो खुद से रिसर्च करें कहीं भी सरमायाकारी से पहले, और उसके बाद ही वो सरमायाकारी करें ताकि वो किसी भी धोखाधड़ी से जो है वो महफूज रह सके। जी।